हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जानते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख ली है। यहाँ पर क्या होता है कि सारे लिविंग थिंग्स के बॉडी में ग्रेजुअली कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। ग्रेजुअली यानी कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चेंजेस होते ही रहते हैं एंड ये चेंज होने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलप्ड होती रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ये चेंजेस होते रहते हैं। और ये चेंजेस कैसे होते हैं? वेरी स्लो होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इट रिजल्ट्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। यानी कि अभी वो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का बना हुआ है, उसने उसकी बॉडी में क्या डेवलपमेंट करके अभी का एनिमल बना हुआ है, अभी का लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, उसको इवोल्यूशन ऐसे कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यू टर्म्स आई है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी न्यू स्पीसीज बनती है, वो कैसे न्यू स्पीसीज बनती है? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है कि लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर ग्रेजुअली चेंजेस होते रहते हैं एंड उसकी वजह से यहाँ पर न्यू स्पीसीज जो है वो फॉर्म होती है। अभी ये जो न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वो उसमें क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ सेवरल जनरेशन से उनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए एंड उसका रिजल्ट अभी का ये जो ऑर्गेनिज्म जो न्यूली फॉर्म्ड है वो बना हुआ है। और ये किसकी वजह से होता है? और यहाँ पर और एक न्यू टर्म बताई गई है कि नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर नेचर डिसाइड करता है कि कौन सी स्पीसीज नेक्स्ट जनरेशन में अभी कैरी फॉरवर्ड होने वाली है, कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए फिटेस्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होता है इवोल्यूशन की प्रोसेस में। तो इस तरह से हमने ये इवोल्यूशन के बारे में देख लिया है। देखते हैं थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। अभी थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या बताया गया है कि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो कौन थे, कैसे थे, कहाँ प्रोड्यूस्ड हुए थे। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। अभी प्रोटोप्लाज्म यानी कि क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसे कहते हैं। तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंबाइंडली कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्ट लिविंग मटेरियल इज प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर का भी सबसे छोटा पार्ट जो है प्रोटोप्लाज्म, उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हुआ है। और ये सबसे पहले लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ था? ओशन में। एंड देन उनके बॉडी के अंदर ये जो हमने देखा था कि प्रोटोप्लाज्म देन सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे बहुत सारे चीज़ें कंबाइन होके उनका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आके इवोल्यूशन होके उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो ये जो चेंजेस है ये बहुत ही स्लो चेंजेस है एंड ये जो स्लो चेंजेस है दैट इज़ द इवोल्यूशन। अभी यहाँ पर देखो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने के लिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ ईयर्स इतना ज़्यादा टाइम लगा, यानी कि ये इतनी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है इवोल्यूशन की। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ अ इवोल्यूशन। ना यहाँ पर हम इवोल्यूशन के बारे में और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट होती है एंड उसकी वजह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो कैसा होता है? उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई होती है एंड वो मल्टी डायमेंशनल होता है। और इसकी वजह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है दैट इज़ द डेवलप्ड स्पीसीज ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हमने यहाँ पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देख लिया। अभी यहाँ पर ये जो इवोल्यूशन हो रहा है इसके क्या प्रूफ है, इसका क्या एविडेंस है? तो कि जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्पीसीज में इवोल्यूशन होके ये न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई है। तो इसके कुछ प्रूफ उसके कुछ एविडेंस हम देखते हैं यहाँ पर, एविडेंसेस ऑफ अ इवोल्यूशन। तो फर्स्ट वन इज अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के
एक्सटर्नल अपीयरेंस में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऐसे कहते हैं। यहाँ पर दो टर्म हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस एंड सेकेंड वन इज़ अ एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि मॉर्फोलॉजी यानी कि external appearance of an organism is called as a morphology and internal appearance of an organism is called as an anatomy। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस यहाँ पर ये लोगों ने बताए हैं। तो वो हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं कि जैसे कि मंकीज़ का स्ट्रक्चर कैसे होता है एंड ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम उसमें देखेंगे तो मंकी के नॉस्ट्रिल्स का स्ट्रक्चर, ह्यूमन के नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर, उनकी आईज़ का पोजिशन, नोज़ का पोजिशन, ईयर का पोजिशन कंपेरेटिवली ह्यूमन से सिमिलर है। तो इस तरह से ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस में सिमिलैरिटीज़ है वो हो गए morphological evidences। Various similarities like a structure of the mouth, position of the eyes, structure of a nostrils and the ear pinnae। ear pinnae, यहाँ पर pinnae यानी कि ये जो अपना external ear होता है उसको पिना ऐसे scientific language में कहते हैं। अभी next one, this indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must have a common ancestor। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि मंकी एंड ह्यूमन, तो उसके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है यानी कि उनके आइज़ का पोजीशन, नॉस्ट्रिल का जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल पिले, ये दोनों में भी सिमिलैरिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का जो एंसेस्टर है, एंसेस्टर यानी कि उनके पहले वाला जनरेशन, तो वो कॉमन होगा। तो इस तरह से हमने ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में स्टडी कर लिया है। अभी हम देखते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी इसकी डायग्राम बनाई गई है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ह्यूमन का हैंड एंड कैट्स फोर लेग मीन्स जो कैट होती है उसके जो फ्रंट साइड के जो लेग्स होते हैं उसको फोर लेग ऐसे कहते हैं। तो ह्यूमन का हैंड का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कैट्स के फोर लेग का स्ट्रक्चर देखते हैं, वेल जो होता है उसके फ्लिपर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, एंड पैटागियम ऑफ अ बोन्स यानी कि पैटागियम ऑफ अ बैट्स यानी कि जो बैट्स जो विंग्स के थ्रू उड़ती है उसको पैटागियम ऐसे कहते हैं। तो इनके अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग है। देख सकते हैं कि ह्यूमन का हैंड एंड फोर लेग्स ऑफ अ कैट, ये इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फ्लिपर्स ऑफ अ वेल या फिर पैटागियम ऑफ अ बैट, ये सबके बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है वो सारे के सारे स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनके फंक्शन भी अलग अलग है। हम अपने ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने हैंड्स, उनके पर्टिकुलर काम होते हैं वो करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो कैट्स का फोर लेग है वो चलने के लिए उसको यूज़ करती है, या पैटागियम ऑफ अ बैट्स वो उड़ने के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे इनके जो फंक्शंस है वो टोटली डिफरेंट है, बट स्टिल देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन्स एंड अ जॉइंट्स ऑफ दोज एनिमल्स। बट फिर भी इनके ये जो सारे स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इनके फंक्शन डिफरेंट है, बट उनके जो बोन्स का स्ट्रक्चर है एंड उनके जॉइंट का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लेग्स ऑफ अ कैट एंड ह्यूमन हैंड। तो ये जो दो एग्जाम्पल है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जॉइंट होता है वो सिमिलर कैट में भी यहाँ पे जॉइंट होता है, एंड देन उसके आगे का ये पॉ एंड ह्यूमन के अंदर ये पाम प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये भी उनकी बॉडी में स्ट्रक्चर सेम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर उनके बोन्स के स्ट्रक्चर एंड उनके जॉइंट के स्ट्रक्चर इसमें सिमिलैरिटीज़ है, यानी कि उनके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में उनमें सिमिलरिटी है। तो इसको एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऐसे कहा गया है। अभी हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि क्या होता है, कुछ सर्टन ऑर्गन्स अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट उसका हमारी बॉडी के लिए कुछ भी यूज़ नहीं होता है। ऐसे ऑर्गन को फुल डीजनरेटेड और अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप नहीं हुए हैं और इसका हमारे बॉडी के लिए कुछ भी यूज़ नहीं है।
तो ऐसे जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, दीज आर टोटली नॉन फंक्शनल, यानी कि उसका कुछ भी काम नहीं होता है इन ह्यूमन, बट मे बी यूजफुल इन द अदर ऑर्गेनिजम्स। अभी देखो हमने यहाँ पर देखा कि ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से भी सिमिलर है, जैसे कि हमने मंकी का एग्जाम्पल देखा था। तो ऐसे ही ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर नॉन फंक्शनल है, बट दे मे बी फंक्शनल इन द अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे कहते हैं। इसके अभी हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, इट इज़ यूजफुली फंक्शन इन द रूमिनेंट्स। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ द अपेंडिक्स। द अपेंडिक्स ये क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसका एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ पार्ट होता है। तो मान के चलो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो एंड वाला जो पोर्शन होता है इसके यहाँ पर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ प्रेजेंट होती है जो कि ह्यूमन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसका उनके लिए कुछ भी यूज़ नहीं होता है। बट यही जो अपेंडिक्स होता है वो रूमिनेंट एनिमल्स के लिए यूज़फुल होता है। रूमिनेंट एनिमल्स यानी कि जैसे कि काऊ, बुलक, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट एनिमल्स ऐसे बोलते हैं। काऊ, बुलक ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो उनका फूड जो होते हैं वो खा लेते हैं, और जब भी वो एक पोजीशन पे रेस्ट करने के लिए बैठते हैं तो वो फिर से खाया हुआ जो फूड होता है वो फिर से माउथ के अंदर लाकर उसको चबाते रहते हैं एंड देन उसको वो गल्प करते हैं। तो इस तरह से ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में ये इंटेस्टाइन यानी कि ये जो इंटेस्टाइन का एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ अपेंडिक्स, वो भी यूज़फुल होता है, क्योंकि वो जो एनिमल्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। तो उनका फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी उनको ये लॉन्गर इंटेस्टाइन की यानी कि लॉन्गर इंटेस्टाइन के साथ ये जो अपेंडिक्स है उसकी भी ज़रूरत होती है। बट ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ जो अपेंडिक्स होता है वो ह्यूमन के लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है, उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी ह्यूमन को हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारे पेट में कुछ दुख रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है ये जो अपेंडिक्स है वो उनको चुभता रहता है, तो उसकी वजह से ये ह्यूमन की बॉडी के लिए कुछ यूज़फुल नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी को उनकी वजह से नुकसान ही होता है। तो इस तरह से ये अपेंडिक्स एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हमने देखा। देन सिमिलरली द मसल्स ऑफ द ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन अ मंकीज फॉर द मूवमेंट ऑफ द पिने। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सटर्नल ईयर है, तो ये एक्सटर्नल ईयर का एज सच हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पर गर्ल्स ईयरिंग्स वगैरह पहनती है, वो ही उसका यूज़ है। बट एज अ साइंटिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर बस सिंगल होल होगा तो भी हम लोगों को सुनाई देगा, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। बट ये जो मंकीज़ होते हैं, ये मंकीज़ के लिए ये जो एक्सटर्नल ईयर है वो उनके लिए काम आता है। कैसे? अभी हमने बहुत बार देखा है कि अगर ऐसे कुछ अचानक से आवाज़ आता है तो हमने बहुत सारे एनिमल्स जैसे टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि वो जो एनिमल्स होते हैं वो उनके कान ऐसे करते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा सुनाई देता है। तो इस तरह से उनके जो एक्सटर्नल ईयर है उनका मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए उनको वो यूज़फुल भी होते हैं। बट ह्यूमन के केस में ये एक्सटर्नल ईयर्स का एज सच कुछ भी यूज़ नहीं होता है, तो वो एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन करके है। तो इस तरह से और भी कई वेस्टिजियल ऑर्गन है जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बट उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। दैट इज़ द टेल बोन, दैट इज़ अ कॉकिक्स। अभी टेल बोन यानी कि क्या होता है? अभी ह्यूमन एंड मंकीज़ का एंसेस्टर सेम था, तो हमने देखा है कि मंकीज़ से ही डेवलप्ड होके ह्यूमन फॉर्म हुआ है। तो मंकीज़ में वो टेल बोन प्रेजेंट है, बट हम देख सकते हैं ह्यूमंस को टेल नहीं होती है। तो वो टेल का क्या हो गया? तो टेल के यहाँ पर जो 4 बोन थे, जो वो 4 वर्टिब्रे थे, वो जॉइंट होते हैं और उनको कॉकिक्स ऐसे कहते हैं। उसका ह्यूमन की बॉडी में कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, बट हाँ, मंकीज़ के लिए वो फ़ायदा होता है, उनके यहाँ पर टेल बोन प्रेजेंट होती है। अभी नेक्स्ट वन, विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी कि अपने जो एकदम पीछे
वाली साइड में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उसको विजडम टीथ ऐसे कहते हैं। उनका एक्चुअल में एज सच कुछ भी यूज़ नहीं होता है, तो वो भी अगेन वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए। एंड हमारी बॉडी के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उसका भी ह्यूमन के उनकी बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं, तो उनको उसका फ़ायदा मिलता है। बट ह्यूमन के बॉडी में ये जो एक्सटर्नल हेयर्स, तो इस तरह से ये जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, वो कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।